सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय के राजन सीरीज, जो नई राजन सीरीज है 2024 संस्करण की, उसको पूरा डिस्कस कर रहे हैं। और इन क्लासेस में देखिए 4 क्लास मैं आपको करा चुका हूँ, ये 5वीं लास्ट क्लास है। इसमें सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। और इससे पहले के प्रश्नों को अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे सभी विषयों का लिंक दिया गया है और सभी विषयों को आप इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। सारे क्लासेस आपको कराए गए हैं, राजन पवन सीरीज कराया जा रहा है और उम्मीद है कि आप इसी तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 101 है, परिमेय संख्या को p/q में व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। यह कथन असत्य है या सत्य है या भ्रामक है या संदेशात्मक है। यह एक कथन दिया गया है यहाँ पे कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यह कथन जो है ये बिल्कुल सही है। यही परिभाषा ही होती है परिमेय संख्या की कि वे संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें और जहां पे q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 ना हो, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। और जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जब कह दिया, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 102 है, मूल्यांकन के किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। परिणात्मक, परिणाम, जैसे जो आपका रिजल्ट आता है वह आपका क्या होता है, एक तरीके से परिणाम होता है, ठीक। और गुणात्मक, मतलब कि आपके अंदर क्या अच्छाई है, क्या अच्छी चीजें हैं, किन चीजों में आपका इंटरेस्ट है, यह गुणात्मक होता है। और ये है आ बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे सही कौन सा होगा, मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना मिलती है, मतलब कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमको किन चीजों से जुड़ी हुई जानकारी मिलती है। तो हमको परिणात्मक जानकारी भी मिलती है। जब मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन में सभी पक्षों को देखा जाता है, सभी पक्षों की जांच की जाती है। उसमें आपका अंक भी देखा जाता है, आपने जो आपकी परीक्षा के द्वारा जो मूल्यांकन हुआ, और अध्यापक ये भी देखते हैं कि बच्चे में क्या गुण है, उसमें क्या इंटरेस्ट है, उसका कौन सा विषय उसका अच्छा है, तो उसका गुणात्मक भी देखा जाता है, उससे गुणात्मक सूचना भी प्राप्त होती है मूल्यांकन में, ठीक है। अब ये दोनों ही सही है, आ बा दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, क्योंकि सा में दिया गया है आ बा दोनों, तो ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 103, 28 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या है। 28 की पूर्ववर्ती, जब पूर्ववर्ती कह दिया, पूर्ववर्ती मतलब पूर्व में आने वाली, मतलब पहले आने वाली, तो 28 में से एक घटा लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा 27। तो 27 जो हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 104 है, 5/8 धन 3/4 गुणे 2/6 का मान होगा। 5/8 दिया गया है और जुड़ रहा है इसमें 3/4 गुणे 2/6। अब यहाँ पे देखिए दो भिन्नों का गुणा हो रहा है, तो हम चाहें तो 3 से 6 को काट सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा। और फिर 5/8। अब देखिए हमने पहले देख लिया कि हर जो है वह 8 है, इधर जो जोड़ना है तो इधर जो गुणा वाला है इसको ऐसे हमने काट लिया कि इसका भी हर 8 बन जाए। तो ये 3 से 1 बार में कटा, ये 2 बार में, 1 का गुणा 2 में 2 हो जाएगा और 4 का गुणा 2 में 8 हो जाएगा। तो ये देखिए 5/8 धन 2/8 हो गया, और पूरे के बटे 8 लिख सकते हैं, और ये 5 धन 2 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 7/8। देखिए 7/8 ऑप्शन दा में दिया गया है, ये ऑप्शन दा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है अगला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न संख्या 105 है, 36, 48, 60 का लासा पा होगा। तो देखिए लासा दो तरीके से, या तो सभी में भाग दे करके निकाल लीजिए या गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। भाग विधि से आसान होता ही है और गुणनखंड विधि से भी आसान होता है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 गुणे 3 12 और 12
तिया 36, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये लिख लिया हमने। फिर 2 दूनी 4, दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, ये हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 त्रिक 48, ये हो गया। अब देखिए 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 4 तिया 12 और 12 25 60, ये हो गया। अब यहाँ पे लासा हमको लिखना है, तो लासा में हम क्या लिखते हैं, जो संख्या जो है, जैसे 2 को लिखना है तो 2 सबसे अधिक बार कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 4 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो 2 को 4 बार लिख लेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 अधिकतम बार 2 बार आ रहा है, तो 3 को 2 बार और 5 एक बार आ रहा है, और कोई संख्या तो आ नहीं रही है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 3 त्रिका 9 और 9 पच्चे 45। फिर अब गुणा कर लीजिए, तो 16 पच्चे 80 के शून्य, हाथ लगा 8 और 16 चौक 64 और 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, तो आ जाएगा 720, यानी कि लासा इसका कितना आ जाएगा 720, जो कि ऑप्शन दा में दिया गया है। इस तरीके से ये गुणनखंड विधि से मैंने आपको कर दिया। आप अभी तुरंत प्रैक्टिस कर लीजिए भाग विधि के द्वारा भी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 106 12 24 36 का महत्तम समापवर्तक होगा। अब 12 को कितना लिख सकते हैं, अभी देखा आपने 2 दूनी 4 और तिया 12, फिर 24 को ऐसे कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 त्रिक 12 और 12 दूनी, अभी एक बार और 2 जाएगा, तो यहाँ पे गुणे 2 और गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। अब 36 को कितना लिखा जा सकता है, 36 को 2 दूनी 4 त्रिक 12 और 12 तिया 36, ये हो गया। अब यहाँ पे मासा लिखना चाहेंगे तो मासा कितना हो जाएगा, मासा देखिए 2 कम से कम 2 बार हर जगह आ रहा है, तो 2 दूनी और 3 कम से कम 1 बार हर जगह आ रहा है। कम से कम मासा में जो सब में कॉमन होता है वही लिखा जाता है, और जो सब में कॉमन है और सबसे कम बार आ रहा है उतनी बार लिखा जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो मासा कितना आ गया 12, ठीक। तो इस तरीके से 12 मासा निकाल लेंगे। और इस यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ट्रिक भी काम करता है। जैसे जब मासा निकालना है तो सबसे छोटी संख्या को आप देखिए, तो अगर ये जैसे 3 संख्याएं दी गई हैं और सबसे छोटी संख्या को देखिए, सबसे छोटी संख्या अगर बाकी दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे रही है तो वही संख्या मासा होती है, ठीक है। कहीं भी 3 संख्याएं 4 संख्याएं दी गई हैं, उनमें से सबसे छोटी संख्या को देखिए, अगर वह संख्या सभी संख्याओं बाकी सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर रही है तो वही जो हो जाएगा, वही छोटी संख्या का जो मान होगा वही मासा का मान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सबसे छोटी संख्या 12 है उससे बाकी संख्याएं कट रही हैं 24 और 36, यानी कि मासा का मान जो होगा वह 12 ही होगा, 12 ही मासा होगा। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है प्रश्न संख्या 107, बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए, सूक्ष्म तथ्यों से रटाकर लिखवाकर स्कूल सामग्री से। तो बच्चों को जो मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान है वह किस तरीके से देना चाहिए, स्कूल सामग्री से। अब यहाँ पे जो बात हो रही है मूल संक्रियाओं का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग का, आपको बच्चों को सिखाना है। छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 के बच्चे हैं, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप जो आपको बताना है वह क्लास में उपस्थित चीजों से ही बताना है, स्कूल सामग्री से ही बताना है, क्योंकि बच्चे सूक्ष्म तथ्यों से नहीं सीख पाएंगे। कुछ अलग आप बच्चों को इमेजिन करने को बोलोगे वो नहीं सीख पाएंगे, रटकर नहीं सीख पाएंगे। लिखने से क्या होगा, जब वो समझ ही नहीं पाएंगे तो लिखकर नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बालक को अगर मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान देना है आपको, तो स्कूल सामग्री से आप 2 पेंसिल दिखाइए, 2 पेन दिखाइए, उसके बाद बताइए कि 1 पेन और मिला देंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप पढ़ाइए, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 108 है, भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है, भाजक से, भाज्य से, भागफल से या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है इस तरीके से आप जब भाग करते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है भाजक,
और यहाँ पे होता है भाज्य, ठीक। और भाग होने के बाद यहाँ पे आता है आपका शेषफल, यहाँ आ जाता है नीचे, और ऊपर जो आ जाता है वह भागफल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल, ये आपका शेषफल हो जाता है और ये आपका भागफल हो जाता है, ठीक। अब बोल रहा है कि शेषफल जो होता है वह सदैव कम होता है, किससे? यहाँ पे जो बचता है वह क्यों बचता है, आप सोचिए। क्योंकि भाजक से वह छोटा होता है, भाजक से और बार भाग नहीं जाता, इसीलिए यहाँ पे शेषफल बचता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि शेषफल जो होता है सदैव छोटा होता है, शेषफल हमेशा छोटा होता है भाजक से। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 109 है, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वह कहलाती है। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वह भिन्न क्या कहलाएगा? विषम भिन्न, सम भिन्न, मिश्र भिन्न या समान भिन्न। तो ऐसे भिन्न को कहा जाता है विषम भिन्न। ऑप्शन आ जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 110, 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या है। 13 की अनुवर्ती कहे या उत्तरवर्ती कहे, आपको मैंने बताया है। इसका मतलब होता है उसके जस्ट बाद आने वाली संख्या। तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आती है 13 के बाद? 14। ऑप्शन सा जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 111 है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं कहलाती हैं। 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन बाज हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 112 है, 40 एवं 50 के मध्य युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 40 से 50 के मध्य कौन सा ऐसा जोड़ा है, इसमें से जो दिया गया है वह अभाज्य है। अब देखिए 47, अगर ऑप्शन से देखना चाहते हैं तो ऑप्शन से देख लीजिए, नहीं तो हम 41 से 49 तक की संख्याओं को लिख के देख सकते हैं। अब देखिए ये जो 47 संख्या है तो यह किसी से कटती है? तो 47 जो है, 47 किसी संख्या से नहीं कटता, केवल एक और खुद से कटता है। और 49 जो है वह 7 से कट जाता है। तो इस तरीके से 49 जो है वह भाज्य संख्या है, 47 अभाज्य। तो हमको ऐसा जोड़ा बताना है जो अभाज्य संख्याओं का है। अब इसमें देखिए एक भाज्य एक अभाज्य है, तो ये जोड़ा अभाज्य संख्याओं का नहीं है, केवल इसमें एक अभाज्य संख्या है एक भाज्य है। तो हमको पूरा युग्म अभाज्य चाहिए, मतलब दोनों संख्याएं अभाज्य चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फिर 49 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी 49 आ रहा है ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 41 और 43, 41 भी एक अभाज्य संख्या है और 43 भी, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद है प्रश्न संख्या 113, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया कहलाती है। एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, जैसे 3 है, 3 को फिर जोड़ देंगे, 3 को फिर जोड़ेंगे, 3 को फिर जोड़ेंगे, 3 को फिर जोड़ेंगे, फिर 3 को एक बार जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये जो बार बार 3 को जोड़ा जा रहा है, इस तरीके से अगर आप जोड़ेंगे 3 और 3 6 9 12 15 फिर 18, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो काम है 6 बार जोड़ा गया, इससे अच्छा आप 3 में 6 से गुणा कर दीजिए, 18 आ जाएगा। तो यही जो होता है ये कहलाता है गुणा करना। ऑप्शन बाज हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 114 है, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिसका डेसिमल पार्ट 0 होता है, मतलब जिसमें दशमलव का अंश नहीं होता है, मतलब कि यही 1 2 3 4 5 6 7, मतलब प्राकृतिक संख्याओं को आप सभी ले लीजिए। और फिर नेगेटिव में अगर यही -1 -2 -3, इनका जो गुणा होता है, इनके गुणनफल के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। वह परिमेय संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है या भिन्न संख्या होता है। तो इनका अगर आप गुणा करेंगे तो हमेशा आपको पूर्ण संख्याओं का गुणा पूर्ण संख्या ही मिलेगी। ऑप्शन बा जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके से ये ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 115, जब दो भिन्न में एक का अंश दूसरे का हर हो तथा दूसरे का हर पहले भिन्न का अंश हो तो वे आपस में
कहलाते हैं? इकाई भिन्न, मिश्र भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न या ये सभी? तो अब जैसे एक भिन्न 5/6 और दूसरा 6/5 हो, तो ये एक दूसरे के, एक क्वेश्चन में भी आपने देखा था, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी लागू होती है। ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ये एक दूसरे के व्युत्क्रम भिन्न कहलाते हैं। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 116, 5 के घाते शून्य का मान होगा। तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, उसके घात में अगर शून्य लिखा है तो उसका जो मान होता है वह 1 के बराबर होता है, चाहे वह संख्या कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो। किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात शून्य लग गया, जैसे ये 10,000 है, 10 के हजार के ऊपर घात शून्य लग गया तो इसका भी मान 1 हो जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 है, 18% का भिन्न रूप होगा। अब 18% को भिन्न रूप में बदलना है, तो मैंने आपको बार बार बताया प्रतिशत चिन्ह जब भी हटाना होता है तो 1/100 से गुणा कर देते हैं। अब 1/100 से गुणा कर दिया तो देखिए 18 किससे कटेगा? 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है और 100 जो होता है आपका 2 से कटता है। तो 2 से काटिए, ये आपका ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 50। अब इसको लिख सकते हैं 9/50। देखिए ऑप्शंस में दिया गया है, ऑप्शन दा में 9/50 दिया गया है। इसका जो भिन्न रूप हो जाएगा 18% का, वह 9/50 हो जाएगा। ऑप्शन दा सही हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 118 है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न मतलब वह भिन्न जिसका अंश न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर हर से, उसको हम लोग कहते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे देखिए अंश किसका बड़ा है? यहाँ पे तो बड़ा है नहीं, क्योंकि 5 छोटा होता है 8 से, 2 छोटा होता है 9 से, 3 छोटा होता है 7 से और 20 बड़ा होता है 3 से। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है यह अनुचित भिन्न है। ऑप्शन दा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 119 है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? आ भिन्न जो है उसमें देखिए 10 से भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.70 इसका मान आ जाएगा। फिर इसमें भाग करिए, 7 से 4 में भाग करेंगे नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा। 7 × 5 = 35, फिर 5 बचेगा तो 7 × 7 = 49, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 8 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 80 हो जाएगा। 7 बार जाएगा 77 और 3 बचेगा, 2 बार जाएगा 22, 0.72 और ये देखिए ये हो जाएगा, दशमलव लगाते 50 और 8 × 6 = 48, 6 बार, फिर 2 बार। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे दशमलव संख्याओं में अब देख लीजिए, दशमलव संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो है 0.72 है। 0.72 है तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा? 8/11, ऑप्शन सा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120, 2880 भाग हो रहा है, इसमें ब्रैकेट है 48/6 को सरल करने पे प्राप्त होगा। अब देखिए ये दिया गया है इस तरीके से। अब कहीं पे भी अगर ब्रैकेट आ रहा है, जोड़ घटाना गुणा भाग आ रहा है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में चीजें हैं उनको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 2880 भागा, ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में 48/6, 48 में 6 से भाग हो रहा है तो 6 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 8 मिल गया, 8 लिख दिया। अब इसके बाद ब्रैकेट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2880/8। अब 8 से भाग कर दीजिए तो ये हम काटेंगे। अब इसके बाद देखिए 8 से, तो 8 × 24, 3, अब फिर 4 बचा, 8 × 6 = 48 और 0 360, जो मान आ गया वह 360 आ गया। ऑप्शन बा में दिया गया है, ऑप्शन बा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 360। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121, एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगी। एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है। गोले का आयतन कितना होता है? ये होता है 4/3 पाई r³ और आयतन दिया गया है 36 पाई। अब 4/3, यहाँ पे पाई की जगह पाई ही रहने देंगे और r³। अब r³ बराबर लिखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे बटे में 3 है, 3 का गुणा कर दीजिए, उधर हो जाएगा तो ये 36 पाई
गुणे 3 और भाग में जाएगा, ये अंश में 4 है और पाई है, ये दोनों भाग में चले जाएंगे तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 4 से काटेंगे 36 को तो 9 बार में कट जाएगा और ये r³ बराबर हो जाएगा 9 गुणे 3। 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 और गुणे 3, यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए क्यूब रूट में 3 गुणे 3 गुणे 3 है, 3 का 3 बार गुणा, यानी कि ये 3 हम बाहर निकाल सकते हैं तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऑप्शन आ हो जाएगा यहाँ पे। जो गोले का आयतन जिसका 36 पाई है उसकी जो त्रिज्या होगी वह 3 सेंटीमीटर की होगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 122, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान होता है। तो ये शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं, ये फॉर्मूला, इसका जो मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न संख्या 123, 5 सही 3/2 को विषम भिन्न में बदलने पर मान प्राप्त होगा। विषम भिन्न में बदलना है तो देखिए जो यहाँ सही में लिखा होता है उसमें गुणा हो जाता है जो हर में होता है, तो 5 गुणे 2 और जो अंश में होता है 3 वह जुड़ जाता है बटे 2, जो हो जाएगा 5 दूनी 10 और धन 3 13/2। ऑप्शन आ में ही दिया गया है 13/2, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 124, 1/2 भाग हो रहा है 5/4 में भाग हो रहा है 3/6 से। ठीक, अब इसको चाहे तो हम भाग करें या फिर जब भिन्नों का आपस में भाग होता है तो उसको आप गुणे में भी परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, जो बाद वाली भिन्न है उसको पलट दीजिए, जैसे 3/6 लिखा है तो 6/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 1/2 और गुणा कर लीजिए, 5 गुणे 6 हो जाएगा ये, और ये 4 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 गुणे 6, अब ब्रैकेट खोल लीजिए, 4 गुणे 3 गुणे 2। अब देखिए 3 से 2 बार में कटेगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा कितना, 5/4 बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 5/4। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे 5/4, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 125 है, सभी संख्याओं का सार्व गुणनखंड है। सभी संख्याओं का सार्व गुणनखंड मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो सभी संख्याओं के गुणनखंड में आती है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या जो जिससे सभी संख्याएं कटती हैं, यह यहाँ पे पूछ रहा है। तो एक ऐसी संख्या है जिससे सभी संख्याएं कटती हैं, एक सभी संख्याओं का सार्व गुणनखंड है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 126 है, 7 और 16 के सार्व गुणनखंड हैं। अब यहाँ पे आपको 7 और 16 के सार्व गुणनखंड जब लिखना है तो आप लिख लीजिए 7 और 16 किन किन संख्याओं से कटता है। देखिए 7 1 से कटता है और खुद 7 से कटता है, और 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा और खुद 16 से कटेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में कौन संख्या जो है वो गुणनखंड कॉमन है। तो यहाँ पे एक जो है वह दोनों जगह आ रहा है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा 7 और 16 का सार्व गुणनखंड जो है दोनों में कॉमन जो गुणनखंड है। सार्व का मतलब हो गया सब में, और गुणनखंड का मतलब फैक्टर, आपको पता ही वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूरा पूरा विभक्त करती हैं। तो यहाँ पे सार्व गुणनखंड जो हो जाएगा 7 और 16 का वह 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 127 है, 2 और 3 का लासा है। 2 और 3 का क्या लासा हो, 2 का गुणनखंड करेंगे 2 हो जाएगा, 3 का गुणनखंड लिखेंगे 3 हो जाएगा, और इनका लासा लेंगे तो 2 एक बार आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है तो ये 6 आ जाएगा, यही लासा होगा। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 128, 2 संख्याओं का मासा 45, लासा 500, उसमें से एक संख्या 125, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब आपको फॉर्मूला पता है, पहली संख्या जो दी है और जो दूसरी संख्या होती है, अगर 2 संख्याओं का लासा और मासा लिया जा रहा है तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है इनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब पहली संख्या हमको दी गई है 125,
और गुणे दूसरी संख्या का मान जो है वह पूछ रहे हैं। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दीजिए। लासा है 500 और मासा है 45। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 500 गुणे 45 बटे 125। 125 से 500 को काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा, 4 का गुणा 45 में होगा तो ये आ जाएगा 180। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शन दा जो हो जाएगा 180, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 129। 0.05 का मान है। 0.05 लिखा है तो इसको बटे 1 भी लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे में 1 होता ही है। अब चाहे तो ये देखिए इसका भिन्न रूप हो गया। किसी भी भिन्न में कोई भी संख्या जब p बाई क्यू के रूप में लिखी है तो उसके ऊपर नीचे आप किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव है तो 1 के आगे 2 जीरो, यानी कि 100 से हम गुणा कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 100। ठीक, ये आ गया 5 बटे 100। अब चाहे तो 5 से ऊपर नीचे काट दीजिए, ये 1 बार में, ये 2 और 0 20 बार में, ये आ जाएगा 1 बटे 20। ऑप्शन आ में दिया गया है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा 1 बटे 20। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मान 0.05 का मान 1 बटे 20 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कम से कम 5 खास मित्रों में शेयर करिए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए और आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। ठीक है, सभी विषयों का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। जय हिंद, जय भारत।